हमारा आज का चैप्टर है 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट में से, और ये चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। तो अगर हम देखें तो ये जो चैप्टर है वो G.L. फुएंटेस के द्वारा लिखा गया है। G.L. फुएंटेस है जो वो एक मैक्सिकन राइटर थे, और उनका जो मैक्सिकन रेवोल्यूशन हुआ था उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा था। हम देखते हैं कि जो राइटर हैं उनके जो फादर हैं उनका जनरल स्टोर था, और वहीं से वो जो आम लोगों के और फार्मर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, उनके कांटेक्ट में आए थे, और उनकी जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे उन लोगों के, उन पर ही जो राइटर हैं उन्होंने लिखना शुरू किया और उन्हें सक्सेस मिली। तो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। जो हमारा चैप्टर है इसके बारे में बताया गया है कि कैसे अगर एक इंसान है किसी चीज़ में फेथ रखता है, विश्वास रखता है, तो वो उस चीज़ को कैसे पा सकता है। अब जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है लेंचो, वो एक फार्मर है। उसे जो पूरा विश्वास है कि जो भी उसकी फसल बर्बाद हुई है उसके बाद भी जो उसकी जो हेल्प है वो गॉड करेंगे, और उसकी फैमिली है वो भूखे नहीं मरेगी। और देखते हैं हम कि कैसे उसके इस विश्वास को जो गॉड है वो बनाकर रखते हैं और उसकी कैसे हेल्प करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक वैली में एक जो अकेला घर है वो हिल पर है, और जो वो हिल है उस पे उससे जो रिवर है और जो फील्ड है वो दिखाई देते हैं। अब जो इस टाइम पर है जो अर्थ है उसे ज़रूरत है बारिश की, थोड़ी सी बारिश की। इसलिए जो कहानी का मेन कैरेक्टर है लेंचो, वो सुबह से ही क्या देख रहा है, स्काई की तरफ देख रहा है, और किस डायरेक्शन में देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है। तो तभी वो अपनी जो वाइफ़ है उससे कहता है कि जल्दी ही जो कुछ जो पानी है वो उन्हें मिलेगा, मीन्स कि बारिश है वो आएगी। अब जो उसकी वाइफ़ है वो खाना बना रही होती है, और वो कहती है कि जैसे भगवान की इच्छा होगी। और जो उनके जो ओल्डर बॉयज़ हैं, जो बड़े बेटे हैं उनके, वो खेतों में काम कर रहे होते हैं, और जो छोटे होते हैं वो उनके जो है फील्ड्स में प्ले कर रहे होते हैं उनके हाउस में। और जो वाइफ़ है खाना बनाने के बाद उन्हें आवाज़ लगाती है खाना खाने के लिए। अब जैसे ही वो लोग खाना खाने लगते हैं तभी जो बारिश है वो स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि जो लेंचो है उसने सोचा था कि बारिश होगी। तभी जो बारिश है वो स्टार्ट हो जाती है, और जो लेंचो है वो घर से बाहर आता है उस बारिश को फील करने के लिए, और उसे लगता है कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है बल्कि जो कॉइन्स है वो गिर रहे हैं, और जो बड़ी ड्रॉप्स हैं वो उसे लगता है वो 10 सेंट पीसेस की हैं, और जो छोटी ड्रॉप्स हैं वो उसे लगता है कि 5 जो 10 सेंट पीसेस हैं उनके इक्वल है। अब उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है कि बहुत ही जो तेज़ है वो हवा चलने लगती है, जिससे कि बारिश के साथ साथ है जो हेल स्टोन्स भी है जो गिरने शुरू हो जाते हैं, और जो हेल स्टोन्स हैं वो सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे। और जो उनके बच्चे हैं वो भागते हैं, और उन जो हेल स्टोन्स हैं जो पर्ल्स की तरह उन्हें लगते हैं वो उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। और अब जो लेंचो है वो उदास हो जाता है, और उसे लगता है कि अब जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाएंगी, और लगभग 1 घंटे के लिए ऐसे ही है जो हेल स्टोन्स है वो गिरते रहते हैं, और उससे जो उसकी जो पूरी फसल है वो बर्बाद हो गई, और पूरा खेत ऐसे लग रहा था जैसे कि सॉल्ट से भरा हुआ है। अब जो लेंचो और उसकी फैमिली है वो पूरी है जो सैडनेस से भर गई। जो लेंचो है वो अपने बच्चों से कहता है कि अगर जो लोकस्ट की प्लेग है वो आती तब भी कुछ है जो फसल बच जाती, बट जो ये अभी जो हिलस्टोन्स की बारिश हुई है इसके बाद तो कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास। तो सबको टेंशन होती है कि शायद वो अभी तो भूखे ही मरेंगे इस साल, पर फिर भी कहीं ना कहीं उन सभी के दिल में एक आस होती है, उम्मीद होती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, उन्हें खाना मिलेगा, और वो उनकी जो होप है वो होती है उनकी परमात्मा से, गॉड से, जिन पर उन्हें विश्वास है कि वो कभी किसी को भूखा नहीं मरने देते। जो लेंचू है वो बहुत ही जो हार्ड वर्किंग पर्सन था, बिल्कुल जैसे जानवर है खेतों में काम करते हैं, जैसे कॉक्स काम करता है वैसे वो है काम किया करता था। पर ऐसा नहीं है कि वो इलिटरेट था, उसे लिखना पढ़ना आता था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएगा ताकि उसे हेल्प मिल सके, पर बताएगा किसे, गॉड को। तो वो गॉड को लेटर लिखने के बारे में सोचता है ताकि जो गॉड है वो उसकी हेल्प कर सके। अगले संडे वो क्या करता है, वो जो है वो लेटर लिखना शुरू कर देता है, और टाउन में जाकर उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। और जब वो जो लेटर है वो उस पर लिख देता है टू गॉड, और एनवेल्प में डालकर उसे बंद कर देता है।
जब लेटर है जो पोस्टमैन को मिलता है, उसे निकालता है, तो वो देखकर कि ये लेटर है जो गॉड के लिए है और उसने अपनी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ कभी देखी नहीं थी, वो जो हँसना है वो स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जो लेटर है वो पोस्टमैन के पास लेकर जाता है और जैसे पोस्टमैन पोस्ट मास्टर है उस लेटर को देखता है, तो वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है। जो पोस्ट मास्टर है वो कैसा है, वो एक मोटा सा आदमी है जो कि बहुत खुश मिजाज पर्सन है। पहले तो जो पोस्ट मास्टर है वो उस लेटर को देख के हंसना शुरू कर देता है, पर फिर वो सीरियस हो जाता है इस बात को सोचकर कि इस इंसान को भगवान पर कितना भरोसा है और उन्हें चाहिए कि उस भरोसे को बनाकर रखें, उस फेथ को बनाकर रखें। इसलिए पोस्ट मास्टर के माइंड में एक आइडिया आता है। वो उस पर्सन की हेल्प करने के बारे में सोचता है जिसने वो लेटर लिखा था। अब वो क्या करता है कि उस लेटर को खोलता है, पर जैसे ही वो उस लेटर को ओपन करता है, रीड करता है, उसे पता चलता है कि उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि इस चीज़ के लिए सिर्फ गुडविल इंक और पेपर नहीं चाहिए, उस बंदे की हेल्प करने के लिए उन्हें पैसा भी चाहिए होगा। अब वो सभी जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें कहता है कि वो कंट्रीब्यूट करें उस पर्सन की हेल्प करने के लिए, कैसे कि जैसे वो चैरिटी कर रहे हो। अब उन्हें अमाउंट कितनी चाहिए थी उसकी हेल्प करने के लिए, 100 पेसोस। और वो कोशिश करते हैं, पर जितने उस फार्मर ने लिखे थे उतने वो जो मनी है वो कलेक्ट नहीं कर पाते और वो जितने भी होते हैं उनके पास वो सब कलेक्ट करके और लेटर में डाल देते हैं और वो लेटर है वो लेंचो के नाम पर वो लिख देते हैं और उसे मेल बॉक्स में डाल देते हैं। अब जब अगले संडे लेंचो आता है तो वो उस लेटर को खोलता है और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल भी जो है वो सरप्राइज़ नहीं होता उस लेटर को देखकर और उस पैसे को देखकर, इतना उसका भगवान पर विश्वास था। अब वो क्या करता है, वो एक और लेटर लिखना शुरू कर देता है और ऐसे बिल्कुल गुस्से वाली शक्ल में वो लेटर लिखता है और एक स्टैम्प बाय करता है और अपने जो एनवेल्प है उसे बंद करके उस मेल बॉक्स में डाल देता है। अब जो वो उस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ उस लेटर को खोलते हैं जो लेंचो ने लिखा था दोबारा से गॉड के लिए, तो वो क्या देखते हैं कि लेंचो ने उसमें लिखा है कि उसे है ना भगवान पे तो पूरा विश्वास है कि वो गलती नहीं कर सकते, पर जो उन्होंने पैसे भेजे हैं वो कम हैं। उन्होंने जो 100 पेसोज़ है उनसे मांगे थे, पर भगवान ने सिर्फ 70 भेजे हैं। पर उसे विश्वास है कि भगवान ने गलती नहीं की है, पर जो यहाँ लोग हैं काम करते हैं इस पोस्ट ऑफिस में, उन्होंने ही ये पैसे है वो चुरा लिए हैं। तो ऐसा लेंचो का विश्वास था भगवान पर। और यहीं जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, पर हम इस कहानी से एक और चीज़ सीखते हैं कि जो भगवान है वो डायरेक्टली हमारी हेल्प नहीं कर पाते, पर वो किसी न किसी तरीके से हमारी ये जो हेल्प करने की हमेशा कोशिश करते हैं और जितनी हमें हेल्प मिल पाती है उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। हमारा आज का चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये जो चैप्टर है वो नेल्सन मंडेला की लाइफ स्टोरी में से लिया गया एक पार्ट है और इसके बारे में जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है उसके बारे में बात की गई है। तो हम देखते हैं इस चैप्टर की समरी। तो ये जो चैप्टर है वो नेल्सन मंडेला की लाइफ स्टोरी से लिया गया एक पार्ट है, जिसमें कि ये बताया गया है कि कैसे नेल्सन मंडेला ने जो ब्लैक पीपल है साउथ अफ्रीका के उनके लिए फ़ाइट की और बहुत टाइम की फ़ाइट के बाद वो अपनी जो कंट्री है उसके फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। और कब बने? 10 मई 1994 को। उससे पहले उन्हें वाइट पीपल है जो वो रूल कर रहे थे और नेल्सन मंडेला ने जो इलेक्शंस है बहुत ज़्यादा वोटों से जीते थे। और किन लोगों ने उसका सपोर्ट किया था? जो कि अपनी जो कंट्री है उसमें फेयर है जो गवर्नमेंट चाहते थे और एक फ्री कंट्री चाहते थे। बहुत सारी कंट्रीज़ के बहुत से फेमस और इम्पॉर्टेंट जो पीपल हैं वो उनकी कंट्री में आए थे जब वो प्रेसिडेंट बने। और जिस प्लेस में वो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी उसका नाम है प्रिटोरिया। और वहीं उन प्रेसिडेंट ने नेल्सन मंडेला ने उन सभी लोगों को संबोधित किया था और उस वक्त उसने सभी से बहुत अच्छे से बात की थी और अपने लोगों से इस बात का प्रॉमिस किया था कि अब के बाद कोई भी उन्हें बुरे तरीके से ट्रीट नहीं करेगा और ना ही उन्हें कभी भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ेगा उनके स्किन कलर के लिए, उनके रिलीजन के लिए या वो कहाँ से बिलोंग करते हैं इस चीज़ के लिए। और सभी लोग हैं जो
उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाएगा, रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। और उस ब्यूटीफुल डे पर है जो साउथ अफ्रीका के लोगों ने दो तरह के जो सॉन्ग्स हैं वो गाए थे। एक वो जो वाइट पीपल को पसंद था और दूसरा जो ब्लैक पीपल है वो पसंद करते थे। और इस चीज़ से जो नेल्सन मंडेला है उसे क्या याद आता है कि कैसे जो वाइट पीपल है वो जो ब्लैक पीपल को हर्ट किया करते थे और उन्हें कंट्रोल किया करते थे। और वो अपने लोगों के लिए बहुत ही जो सैड है वो फील करता है और उसे लगता है कि जो भी पास्ट में हुआ है वो सभी चीज़ें गलत हुई थी, वो सभी चीज़ें क्रूअल थी। और उसे विश्वास था कि कोई भी जो इंसान है वो इसलिए पैदा नहीं हुआ कि उसे जो नफ़रत है वो की जाए, और किस बेसिस पे कि वो कैसा दिखता है या वो किन चीज़ों में बिलीव करता है। और उसने जो अपने लोगों से कहा, जो लोग हैं वो हेट करना है जो सीखते हैं, और ऐसे ही वो जो लव करना भी सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो लव है वो ज़्यादा नेचुरल होता है ह्यूमंस को, बजाय कि किसी को नफ़रत करने के। नेल्सन मंडेला का मानना था कि कोई भी जो पर्सन है वो इसलिए ब्रेव नहीं होता क्योंकि वो किसी चीज़ से नहीं डरता, बल्कि वो इसलिए ब्रेव होता है क्योंकि वो अपने जो डर है उनका सामना कर सकता है। मंडेला का मानना था कि किसी भी इंसान के लाइफ में दो इम्पॉर्टेंट काम होते हैं करने के लिए। एक तो अपनी फैमिली की देखभाल करना, जैसे कि अपने पेरेंट्स, अपने स्पाउस और अपने बच्चों की। और दूसरा जो उनका काम होता है, जो दूसरी ड्यूटी होती है, वो होती है अपनी कंट्री और अपनी कम्युनिटी की देखभाल करना। और हर इंसान है जो वो चीज़ कर सकता है, बस इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि वो इंसान क्या चाहता है और उसे क्या पसंद है। पर जी जो चीज़ है, जो ये टू ड्यूटीज़ हैं वो फुलफ़िल करना ब्लैक पीपल के लिए बहुत मुश्किल था साउथ अफ्रीका में, क्योंकि पहले जो वाइट पीपल है वो उन्हें कंट्रोल किया करते थे, उन्हें स्लेव्स की तरह ट्रीट किया करते थे। और जो ब्लैक पीपल हैं उन्हें वाइट पीपल के जो कमांड्स हैं, जो ऑर्डर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता था। एंड जो वाइट पीपल है उनके साथ कभी भी जस्टिस नहीं करते थे। मंडेला का मानना था कि जो फ्रीडम है वो सभी लोगों के लिए है और किसी भी इंसान से जो फ्रीडम है वो नहीं छीननी चाहिए। पर उसकी कंट्री के जो ब्लैक पीपल थे उनके पास ऐसे कोई फ्रीडम नहीं थी और वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। एंड जो लोग जिन्होंने जो वाइट पीपल हैं ब्लैक पीपल की फ्रीडम ली थी, वो लोग भी जो असल में फ्री नहीं थे, वो किस चीज़ में फंसे हुए थे, वो उनके ही जो रॉन्ग एक्शंस है, गलत काम है, उनमें फंसे हुए थे। जो नफ़रत उन्होंने फैला रखी थी वो उसमें ट्रैप हुए थे। सो इसलिए वो जो चाहते थे कि जो दोनों हैं, जो ऑप्रेस्ड हैं, जो ऑप्रेसर हैं, वो फ्री हो जाए। और यहाँ जो ऑप्रेस्ड हैं वो तो ब्लैक पीपल है और जो ऑप्रेसर हैं वो वाइट पीपल है। और वो क्यों चाहते थे ऐसा? क्योंकि पता था उन्हें कि जब ये दोनों लोग फ्री होंगे, इन दोनों को फ्रीडम मिलेगी, तभी जो सोसाइटी में जो पीस और हार्मनी है वो बनी रहेगी। अब इस चैप्टर से हम क्या सीखते हैं कि महान या ब्रेव लोग वो नहीं होते जो किसी चीज़ से नहीं डरते, बल्कि वो होते हैं जो अपने जो डर है उनका सामना करते हैं, उन पर काबू पाते हैं। और दूसरी चीज़ जो मंडेला ने बताई है कि हर जो इंसान है उसकी एक ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी कंट्री और अपनी कम्युनिटी के लिए, जिसे उन्हें फुलफ़िल करना चाहिए। आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 3, टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इस चैप्टर में टू स्टोरीज़ हैं और वो दोनों स्टोरीज़ हैं जो फ्लाइंग के बारे में है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टोरी है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो ये वाली जो स्टोरी है वह स्टोरी एक यंग सी गर्ल के बारे में है जो अपनी पूरी फैमिली के साथ एक सी के पास क्लिफ पर रहता था। अब जो यंग सीगल है वो उड़ने से बहुत डरता था, पर बाकी जो उसकी फैमिली है, जिसमें उसके मदर, फादर, उसके 2 ब्रदर्स और एक सिस्टर है, वे सभी बहुत अच्छे से उड़ना जानते थे। हालांकि जो उसके ब्रदर सिस्टर हैं उनके विंग्स हैं उससे काफ़ी छोटे थे, पर वो फिर भी उससे ज़्यादा अच्छा है उड़ना जानते थे। पर जो यंग सीगल है वह उड़ने से डरता था और उसने कभी ट्राई भी नहीं किया उड़ने के लिए। अब उसकी पूरी फैमिली है वह उससे मोटिवेट करती है, इनकरेज करती है कि उसे उड़ना सीखना चाहिए। और उनके बार बार जो कोशिश करने के बाद भी जो सीगल है वह उड़ने का ट्राई नहीं करता है। और इस तरह जो वो फैमिली है उसकी पूरी, वो इस चीज़ के लिए मजबूर मजबूर हो जाती है कि वह उसे क्लिफ पर छोड़ कर जाएँ अकेले, ताकि वह कोशिश करे उड़ने की। तो पूरी फैमिली एक दिन क्या करती है कि वह उससे एक क्लिफ पर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं।
और वह देखता है अपनी फैमिली को उसके सामने ही वह उड़ रहे होते हैं और पूरी रात के लिए उसे अकेला छोड़ दिया जाता है और उसकी फैमिली है जो सामने वाली क्लिफ पर रहती है पूरी रात के लिए और अगले दिन भी जो है उसके पास नहीं आती। अब जो सीगल है उसका भूख के मारे बहुत बुरा हाल हो रहा था और ऊपर से जो गर्मी भी है वो ज़्यादा पड़ रही थी। ना ही उसे गर्मी सहन हो रही थी और ना ही है वो भूख है वो बर्दाश्त कर पा रहा था। अब ऐसे में वो क्या करता है, वो दिखावा करता है जैसे कि वो सो रहा है या जैसे बेहोश हो गया हो, पर फिर भी उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर उसके पास नहीं आता। एंड में जो उसकी मदर है वो उसके पास आती है और वो उसके लिए खाना लेकर आती है। तो उस सीगल के जो दिल में एक उम्मीद सी होती है कि उसकी जो मदर है वो उसे खाना खिलाएगी। बट जैसे ही उसकी मदर क्लिफ़ के पास पहुंचने वाली होती है वो अपने जो बीक है उसमें से जो उसके लिए भोजन लाई थी उसे वो सी में फेंक देती है। अब भूख के मारे उसका इतना बुरा हाल था कि वो भी उस भोजन के पीछे कूद देता है और महसूस करता है कि जैसे वो गिरने वाला है, वो गिर जाएगा, ऐसे उसे डर लगता है। पर थोड़ी देर बाद वो क्या महसूस करता है कि जो उसकी विंग्स है वो ओपन हो गए हैं और उसने उड़ना शुरू कर दिया है और फिर वो अपनी पूरी फैमिली के साथ है जो उड़ना स्टार्ट कर देता है। और हमारी जो दूसरी स्टोरी है वह है द ब्लैक एरोप्लेन। अब ये स्टोरी है जो एक पायलट के बारे में है। जो पायलट है वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था और तभी वो क्या ड्रीम कर रहा था कि वो अपनी फैमिली के साथ है जो नाश्ता करेगा और वो थोड़ी देर बाद जब वो उड़ना स्टार्ट करता है उसका जो प्लेन है वो आसमान में पहुंचता है। तो वो देखता है कि उसके सामने जो है डार्क क्लाउड्स हैं वो आ गए हैं और वो जो क्लाउड्स हैं वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि ब्लैक माउंटेन्स हो। पर वो फिर भी सोचता है कि वो इन क्लाउड्स में से निकल जाएगा, इनमें से रास्ता है कोई ना कोई निकाल लेगा। पर जैसे ही वो थोड़ा आगे पहुंचता है वो क्या देखता है कि उसे कुछ भी आगे है दिखाई नहीं दे रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे, क्योंकि वो आगे कुछ नहीं देख पा रहा है। तो वो क्या अपने जो प्लेन है उसमें से जो कंट्रोल है वो गंवाना शुरू कर देता है और दूसरा उसका जो कंट्रोल रूम होता है उससे भी जो कांटेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है, उनसे भी वो कांटेक्ट नहीं कर पाता। और तीसरा जो उसके जो फ्यूल है एरोप्लेन में वो भी कम होता है। तो ऐसे में वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतने में वो देखता है कि एक और जो एरोप्लेन है वो उसके पास से गुजर रहा है और उस एरोप्लेन में कोई भी जो लाइट्स हैं वो नहीं है, वो ऐसे ही अंधेरे में चल रहा है। और उस एरोप्लेन का जो पायलट है वो उसे इशारा करता है उसका पीछा करने के लिए कि वो उसके पीछे आए और उसके पास से जो अब कोई और ऑप्शन नहीं थी इसलिए वो दूसरे एरोप्लेन के पीछे चलना शुरू कर देता है। थोड़े समय के बाद है वो उन ब्लैक क्लाउड्स में से निकल जाता है और एक सेफ जगह है वो लैंड कर जाता है। जैसे ही वहाँ लैंड करता है तो वहाँ की जो एयरपोर्ट में स्टाफ होता है वहाँ पे वो पूछता है कि जिस एरोप्लेन के साथ वो आया था वो उनके पायलट से मिलना चाहता है ताकि वो उससे धन्यवाद कर सके उसकी लाइफ बचाने के लिए। बट वो जो लेडी होती है वहाँ वो हंसना स्टार्ट कर देती है उसकी ये बात सुनकर, क्योंकि वो उसे बताती है कि स्काई में उसके एरोप्लेन के अलावा कोई भी और एरोप्लेन है वो नहीं उड़ रहा था। तो वो जो अब पायलट है वो बहुत हैरान होता है इस बात को सुनकर। तो यहीं जो दोनों स्टोरीज़ हैं वो ख़त्म होती हैं और इन स्टोरीज़ के ज़रिए हम क्या सीखते हैं कि अगर इंसान का खुद पर भरोसा हो और वो खुद से हौसला करे तो वो अपनी लाइफ में किसी भी फ़ियर को है जो ओवरकम कर सकता है, किसी भी सिचुएशन से अपने आप को वो निकाल सकता है। तो यहीं ये पूरी स्टोरीज़ हैं वो ख़त्म होती हैं। धन्यवाद इतना समय देने के लिए। हमारा आज का चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये चैप्टर है जो एन फ्रैंक के द्वारा लिखा गया है। एन फ्रैंक एक 13 ईयर्स की लड़की थी जब उसने ये डायरी लिखनी है शुरू की। जो एन फ्रैंक है वो एक ज्यूइश गर्ल थी और वो अपनी फैमिली के साथ जर्मनी में रहती थी। जर्मनी पर जो नाजीज़ हैं उन्होंने अटैक कर दिया। उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ है वो नीदरलैंड्स आ गई। अब जब नीदरलैंड्स पर भी नाजीज़ ने अटैक कर दिया तब उसे और उसकी पूरी फैमिली को है हाइडिंग में रहना पड़ा। और हाइडिंग में वो उनके फादर है जो ओडा फ्रैंक उनकी ऑफिस बिल्डिंग में रहे थे और हाइडिंग में उन्हें पूरे 2 साल है वो गुजारने पड़े। उसके बाद है उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेजा गया। यहाँ पर उसकी और उसकी बहन की है जो डेथ हो गई बीमार होने की वजह से और उनकी फैमिली में से सिर्फ एक ही पर्सन ज़िंदा बचा था वॉर के बाद, वो थे उनके फादर। और उनके फादर को है जो
अपनी बेटी की जब डायरी मिली तो उन्होंने डिसाइड किया वो उसको पब्लिश करेंगे। और किस नेम के अंडर पब्लिश किया उन्होंने? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। अब ये डायरी है जो, उसमें एन फ्रैंक ने अपनी जो एक्सपीरियंसेस है वो लिखे थे 1942 से लेकर 1944 तक के सारे एक्सपीरियंसेस। ये जो डायरी है वो एक्चुअल में डच लैंग्वेज में लिखी गई थी और उसके बाद इसे ट्रांसलेट किया गया बहुत सारी और लैंग्वेजेस में। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि एन फ्रैंक लिखती है कि जो डायरी लिखना है उसके लिए बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसने पहले ऐसा कभी कुछ लिखा नहीं था। और वो इस बात के लिए भी थोड़ी हैरान थी कि पता नहीं कोई उसकी डायरी को पढ़ेगा भी या नहीं, या वो खुद भी कभी इस डायरी को पढ़ेगी या नहीं। अब पर वो क्या देखती है कि जो ये डायरी है वो लिखने से उसके जो मन पर जो एक बोझ रहता है कुछ बातों का, वो उतर जाता है जब वो उन्हें लिख देती है। और उसे लगता है कि जो डायरी है वो ज़्यादा पेशेंट है लोगों से, क्योंकि इसमें वो अपने हर तरह के थॉट्स लिख सकती है, पर लोगों को वो हर तरह के थॉट्स है अपने वो नहीं बता सकती। और उसे लगता है कि उसका भी कोई भी रियल फ्रेंड नहीं है, और जब तक उसका कोई रियल फ्रेंड नहीं है तब तक वो सारी बातें अपनी डायरी में लिखेगी। हालांकि उसकी बहुत बड़ी फैमिली थी, उसके मदर फादर ग्रैंड मदर उसकी सिस्टर और बहुत सी आंट अंकल उसकी फैमिली में थे। और अराउंड 30 पीपल थे जिन्हें वो अपना दोस्त बुला सकती थी, बट फिर भी वो क्या है, खुद को अकेला महसूस करती थी। इसलिए उसे लगता है कि जो उसकी डायरी है वही है उसकी अच्छी और सच्ची दोस्त है। और वो अपनी डायरी को नाम देती है और इसे किट्टी कहकर बुलाती है। वो अपनी डायरी में कुछ भी और लिखने से पहले अपनी जो एक इंट्रोडक्शन है वो देना चाहती है कि वो कौन है और उसकी फैमिली में कौन लोग हैं। इसलिए वो लिखती है कि जो उसके फादर हैं, उसकी जो मदर है, जब उनकी शादी हुई तो उन दोनों की एज फादर की 36 थी और मदर की 35 थी। और उसकी एक सिस्टर है जिसका नाम है मार्गोट, और उसका बर्थ हुआ था जर्मनी में 1926 में। और अपने बारे में वो लिखती है कि उसका बर्थ है जो 1929 में हुआ था, और वो फ्रैंकफर्ट में रहे जब तक वो 4 साल की थी। उसके बाद जो उसके फादर है वो हॉलैंड आ गए 1933 में। उसके बाद उसकी मदर भी आ गई, और वो दोनों बच्चियाँ हैं जो अपनी ग्रैंड मदर के साथ जो वहीं रह गई। फिर उसके बाद है जो उसकी जो सिस्टर है उसे दिसंबर में हॉलैंड बुलाया गया, और उसके बाद फेबररी में उसे भी बुलाया गया हॉलैंड, और उसे उसकी सिस्टर को एज अ बर्थडे गिफ्ट है जो पेश किया गया था। और आगे वो बताती है कि उस वो मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में है जो वो पढ़ा करती थी, और उस स्कूल की जो मिस्ट्रेस थी, हेड मिस्ट्रेस मिसेस क्यूप्रस, उनके साथ उनका जो एक बॉन्डिंग है बहुत अच्छी थी। और जब उन्हें एक दूसरे को जो है बाय बोलनी थी, मतलब वो कहीं और जा रही थी पढ़ने के लिए, तब उन्हें बहुत दुख हुआ था। अब जो 1941 में उसकी ग्रैंड मदर है वो बीमार पड़ जाती है, और 1942 में उसकी जो है डेथ हो जाती है। इसलिए जो एन फ्रैंक है उसका बर्थडे है वो सेलिब्रेट नहीं किया जाता ज़्यादा धूमधाम से। अब उसकी जो ग्रैंड मदर है वो तो गुजर चुकी हैं, बट फिर भी वो चारों लोग हैं अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। अब वो डायरी लिखना शुरू करती है। अब इस जो चैप्टर में है उसकी लाइफ का इवेंट दिया गया है जब वो स्कूल में थी, और उनका जो है रिजल्ट आने वाला था। जो पूरी क्लास है वो नर्वस थी और शोर कर रही थी। वो और उसकी जो फ्रेंड है जीएन, वो बाकी लोगों को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, बट कोई भी उनसे चुप हो नहीं रहा था। और वो हंस रही थी दोनों, क्योंकि उनकी क्लास के जो दो बॉयज़ हैं सीएन एंड जैक, वो दोनों बेट्स लगा रहे थे कि कोई पास होगा या नहीं होगा। तो उनकी बातें सुनकर वो हंस रही थी। पर जो एन फ्रैंक है वो भी मन ही मन घबरा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि बाकी सब्जेक्ट्स में तो उसने अच्छा किया है, बट शायद वो मैथमेटिक्स में जो है वो पास नहीं हो पाएगी। अब वो अपने टीचर्स के बारे में बताती है कि उसके जो टोटल है 9 टीचर्स हैं, जिनमें से 7 मेन हैं और 2 जो वीमेन हैं। अब उनका एक टीचर है मिस्टर कीसिंग, जो उनका मैथ्स टीचर है, और वो है एन फ्रैंक को ज़्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि वो ज़्यादा बात करती है। अब पनिशमेंट के तौर पर वो क्या क्या करता है, उसे ऐसे लिखने के लिए देता है, और उसके ऐसे का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, चैटर बॉक्स। अब उस पर जो एन फ्रैंक है बहुत अच्छा लिखती है कि उसे जो बातें करना पसंद है, पर इसमें क्या है उसकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि ये वाला जो ट्रेट है उसे अपनी मदर से मिला है। उसकी मदर को भी बहुत सी बातें करना है जो पसंद है, तो अपने फेवर में ये आर्ग्यूमेंट देती है वो। तो मिस्टर जो केसिंग है उसे ये ऐसे पढ़ के बहुत जो है अच्छा लगता है, तो उसके बाद वो उसे एक सेकंड ऐसे देता है, और उसका जो नेम है वो है एन इनकरेजिबल चैटरबॉक्स। अब इस पे भी जो एन फ्रैंक है बहुत अच्छा लिख कर लाती है, और फिर वो बातें करना शुरू कर देती है
इस पर फिर उसे पनिशमेंट मिलती है तीसरी बार ऐसे लिखने के लिए, जिसका टाइटल था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब जो एन फ्रैंक है उसने सारे आर्ग्यूमेंट से अपने दोनों एसेज में लिख दिए थे, इसलिए उसके पास है कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं बचा कि वो इसके फेवर में लिख सके, बातें करने के फेवर में, टॉकिंग के फेवर में। अब इस चीज़ के लिए वो अपनी दोस्त साना का जो है वो हेल्प लेती है। जो साना है वो पोइट्री में बहुत अच्छी थी, तो वो हेल्प करती है एन की पूरा ऐसे लिखने में, और ऐसे है जो पोइम की फॉर्म में वो लिखते हैं। और उस ऐसे में क्या है, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ब्यूटीफुल सी स्टोरी है उन्होंने एक्सप्लेन की, जिसमें एक मदर डक थी, एक फादर स्वैन था और उनके 3 बेबी डकलिंग्स थे। अब जो फादर है वो अपने सारे बच्चों को खा जाता है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही बातें करते हैं, ऑलवेज़ क्वैक क्वैक करते रहते हैं। अब ये चीज़ को जब उनके टीचर ने पढ़ा तो उन्हें बहुत मज़ा आया ये पढ़कर और वो हँसने लगे, और उसके बाद उसने जो सेम चीज़ है वो बहुत सी क्लासेस में जाकर बताई और बच्चों को हँसाया, और उसके बाद है उसने जो एन फ्रैंक है उसको बोलने की परमिशन दे दी, बातें करने की परमिशन दे दी, और कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क है जो उसे नहीं दिया उसके बाद। और उसका जो टीचर है वो उसके साथ बहुत ही अच्छे से अब बिहेव करने लगा था। यहीं इस चैप्टर का एंड होता है। हमारा आज का चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में 3 डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज़ बताई गई हैं, और इन तीनों स्टोरीज़ के डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स हैं। इन तीनों स्टोरीज़ में 3 डिफरेंट प्लेसेस के बारे में बताया गया है। फर्स्ट स्टोरी है हमारी अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसमें कि गोवा के बारे में बात की गई है कि गोवा में पहले पोर्चुगीज़ का रूल हुआ करता था, इसीलिए हमें वहाँ के कल्चर में जो पोर्चुगीज़ कल्चर है वो देखने को मिलता है। और इस स्टोरी में राइटर ने गोवान विलेज के बारे में बात की है, जिसमें कि जो ऑथर है वो बताते हैं कि गोवान विलेज के जो लोग हैं उनकी कॉमन जॉब थी बेकिंग ब्रेड। ब्रेड बनाना उनकी कॉमन जॉब थी, और जो बेकर्स थे उन्हें क्या कहा जाता है, पैडर्स कहा जाता है गोवा में। और ऑथर बताता है कि उसे याद है कि कैसे जो लोग हैं वो जो बिग ओवन्स में बने हुए ब्रेड थे वो खाया करते थे, और इन ब्रेड्स को बेचने के लिए जो पैडर्स हैं वो स्ट्रीट्स में आते थे और अपने बैम्बू स्टिक से साउंड करते थे, जिससे सुनकर सभी लोगों को पता चलता था कि जो पैडर्स हैं वो आ रहे हैं अपने जो ब्रेड्स हैं उन्हें सेल करने के लिए। और इसी आवाज़ को सुनकर जो चिल्ड्रन हैं वो उस पैडल के आसपास इकट्ठा हो जाया करते थे, उनसे ब्रेड लेने के लिए और राउंड ब्रेड रिंग्स लेने के लिए। और जो पैडल्स हैं वो एक स्पेशल ड्रेस पहना करते थे जिसे कि कबाई कहते थे, और ये एक शॉर्ट ड्रेस थी जो कि नीज तक पहुंचती थी। अब जो ऑथर है वो बताते हैं कि उस टाइम पर जो बेकिंग है वो एक अच्छी जॉब हुआ करती थी, और जो बेकर्स हैं वो बहुत ही रिच हुआ करते थे। हमारी दूसरी स्टोरी है कूर्ग। कूर्ग है जो उसमें कूर्ग जो एक प्लेस है उसके बारे में बात की गई है। कूर्ग को कोडगु भी कहा जाता है, और ये एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है जो कि मैंगलोर और मैसूर के बीच में पड़ती है। अब जो कूर्ग है उसमें हमें जो ग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस और कॉफ़ी फार्म्स हैं बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और इस जगह का जो सबसे अच्छा मौसम है वो सितंबर और मार्च के दौरान होता है, जिस समय इस जगह को बहुत सारे लोग हैं वो विज़िट करते हैं। और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनका कनेक्शन है जो ग्रीक और अरब लोगों से बताया जाता है। ये 2 कहानियाँ हैं कि हो सकता है कि उनका कनेक्शन ग्रीक लोगों से है या उनका कनेक्शन अरब लोगों से है। अब इन दोनों कहानियों के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स हैं वो दिए जाते हैं। जब बात की जाती है कि जो ग्रीक लोगों से उनका कनेक्शन है, तब ये कहानी आती है कि जो अलेक्जेंडर की आर्मी के सोल्जर्स थे वो इसी प्लेस पर रह गए, और उन्होंने जो लोकल पीपल है उनसे शादी कर ली। और जो अरब्स के बारे में स्टोरी है उसमें ये लॉजिक दिया जाता है कि यहाँ के लोग हैं एक ड्रेस पहनते हैं जिसे कहते हैं कुपिया, और वो क्या होता है, एक लॉन्ग ब्लैक कोट होता है, और उनकी जो ये ड्रेस है वो अरब लोगों से मेल खाती है, इसलिए कहा जाता है कि शायद यहाँ के लोग हैं जो वो अरब से कनेक्टेड है। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही ब्रेव हैं, और इंडियन आर्मी की जो कूर्ग रेजिमेंट है वो एक बहुत ही जो फेमस और ब्रेव रेजिमेंट है मानी जाती है।
इसके अलावा जो जनरल करियप्पा थे, जो कि इंडियन लीडर थे, इंडियन आर्मी के फर्स्ट इंडियन लीडर, वो भी इसी जगह से बिलोंग करते थे। और कूर्ग के जो हिल्स और फॉरेस्ट हैं, उसी से ही जो रिवर कावेरी है, उसे पानी मिलता है। और थर्ड स्टोरी है टी फ्रॉम असम। इस स्टोरी में असम के बारे में बात की गई है। इस स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो जो फ्रेंड्स हैं, राजवीर और प्रंजोल, वो असम जा रहे हैं। और रास्ते में वो क्या करते हैं, जब वो ट्रेन से जा रहे होते हैं तो टी खरीदते हैं और उसे पीते हैं। तभी जो राजवीर है वो प्रंजोल से कहता है कि दिन के 80 करोड़ से भी ज़्यादा जो कप्स है वो चाय के पिए जाते हैं। और जो राजवीर है वो जो टी प्लांट्स है उन्हें देखकर बहुत ही खुश होता है, एक्साइटेड फील करता है, क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें पहली बार देखी थी। पर प्रंजोल है, उसके लिए ये सारी चीज़ें कॉमन थी। अब जो राजवीर है वो बताता है कि जो असम है उसमें सबसे ज़्यादा है जो टी प्लांट्स है उगाए जाते हैं। अब जो पंजोल है उसे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो बिज़ी था अपनी मिस्ट्री बुक को पढ़ने में। राजवीर है जो वो चाय की डिस्कवरी के बारे में दो स्टोरीज़ बताता है। एक स्टोरी है चाइना से रिलेटेड और दूसरी स्टोरी है इंडिया से रिलेटेड। जो चाइना से रिलेटेड स्टोरी है उसमें यह है कि एक जो एम्परर है उसके साथ क्या होता है कि जो टी लीव्स हैं वो हॉट वाटर में गिर जाते हैं। जब वो उसे पीता है तो उसे उसका टेस्ट है बहुत अच्छा लगता है। अब दूसरी जो स्टोरी है उसमें क्या है कि एक बुद्धिस्ट मंक है जो कि जब भी मेडिटेट करने के लिए बैठता है तो उसे नींद आनी शुरू हो जाती है। इसलिए वो क्या करता है, अपने जो आईलिड्स हैं वो काट देता है और उन आईलिड्स से जो 10 टी प्लांट्स हैं वो ग्रो हो जाते हैं। अब जब उन्हें हॉट वाटर में मिक्स करके उनसे जो है एक काढ़ा बनाया जाता है तो उससे जगने में जो हेल्प होती है, उससे नींद नहीं आती। अब थोड़ी देर बाद है जो वो दोनों दोस्त हैं वो मेरियानी जंक्शन पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद वो दिकियाबरी टी एस्टेट जाते हैं। ये जो टी एस्टेट है ये राजवीर के फादर का था। अब वो रास्ते में क्या देखते हैं कि जो टी पिकर्स हैं उन्होंने प्लास्टिक क्लोथ्स पहने हुए हैं और जो बैम्बू बास्केट्स है वो उठा रखी हैं और वो टी लीव्स है वो इकट्ठा कर रहे हैं। अब जब वो दोनों दोस्त हैं प्रंजोल से के फादर से मिलते हैं तो वो प्रंजोल के फादर है जो वो राजवीर की नॉलेज से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि वो कहता है कि जो सेकंड फ्लश है उससे टी है जो बेस्ट बनती है। तो इस पर जो राजवीर के फादर हैं वो कमेंट करते हैं कि उसने अच्छी रिसर्च कर रखी है टी के बारे में। और फिर राजवीर कहता है कि राजवीर कहता है कि अभी तो उसे और नॉलेज है वो इकट्ठा करनी है प्रंजोल के फादर से। इस बात से जो प्रंजोल के फादर हैं और भी इम्प्रेस हो जाते हैं राजवीर से। और यही ये तीनों कहानियाँ ख़त्म होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा आज का चैप्टर है मिचबिल द ऑटर। तो इस चैप्टर की कहानी है जो वो एक राइटर के बारे में है, गेविन मैक्सवेल के बारे में। इस कहानी में बताया गया है कि जो राइटर है उसके पास एक पेट है जो कि एक ऑटर है, और वो इस ऑटर को अपना पेट क्यों बनाता है और उससे वो कहाँ से मिलता है ये जानेंगे हम पूरी स्टोरी को पढ़ने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो राइटर है मैक्सवेल वो अपने दोस्त के साथ बसरा जा रहा है और वहाँ वो अपने कुछ लेटर्स कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं जो कि यूरोप से आए हैं उनके लिए। जो उसका दोस्त है उसके लेटर्स तो जल्दी मिल जाते हैं, पर जो मैक्सवेल है उसके जो लेटर्स है वो आने में कुछ दिन लगने वाले थे, तो उसे वहीं रुकना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। अब वो अपने दोस्त के साथ शेयर करता है कि पहले उसके पास है एक डॉग हुआ करता था एज अ पेट, बट अब वो डॉग मर चुका है और वह उसे बहुत मिस करता है। अब वो एक और पेट रखना चाहता है, बट इस बार वो डॉग नहीं रखना चाहता बल्कि एक ऑटर रखना चाहता है। तभी उसका दोस्त है उसे बताता है कि जो ऑटर है वो उसे इराक के मार्च से मिल सकता है। उसका जो दोस्त है वो तो वापस इंग्लैंड चला जाता है, पर जो मैक्सवेल है वो बसरा में रहकर ही अपने जो लेटर्स हैं उनका इंतज़ार करता है। अब कुछ दिनों बाद है, 2 अरब लोग हैं जो वो आते हैं और एक बोरा लेकर आते हैं साथ में। और वो मैक्सवेल को बताते हैं कि इसमें जो उसने अपने दोस्त से कुछ मंगवाया था वो इस सैक में है। जब वो उस सैक को ओपन करते हैं तो मैक्सवेल देखता है कि उसमें एक ऑटर है। पहले तो जो ऑटर है वो बहुत ही शाई फील करता है और राइटर के साथ है फ्रेंडली भी नहीं था।
पर धीरे-धीरे वो राइटर के साथ फ्रेंडली हो जाता है और राइटर देखता है कि वो जो खुद है वो गेम्स इन्वेंट कर रहा है अपने खेलने के लिए। वो क्या करता है कि वो बाथरूम में जाकर जो टब में है वो पानी में खेलना शुरू कर देता है और वहाँ वो ये भी सीख लेता है कि टैप को कैसे ऑन करते हैं। राइटर ने उस ऑटर को नाम दिया मिचविल और शॉर्ट में वो उसे मिच कहता था। अब जब वो ऑटर है उसके साथ फ्रेंडली हो गया तो वो उसे इंग्लैंड लेकर जाना चाहता था। बट उसे पता था कि जो ब्रिटिश एयरलाइंस है वो उस एनिमल को साथ नहीं ले जाने देंगी। तो वो क्या करता है किसी और फ्लाइट में टिकट बुक करता है जिसमें कि वो उस ऑटर को अपने साथ लेकर जा सके। तो दूसरी जो फ्लाइट वाले थे वो उसे बताते हैं कि वो ऑटर को साथ ले जा सकता है बट उसे उस एनिमल को एक बॉक्स में रखना पड़ेगा। तो इसलिए वो एक बॉक्स बनवाता है और उसमें जो मिचबिल को डाल देता है और वो बॉक्स है वो उसने अपनी फ़्लाइट से 1 घंटा पहले ही लिया था। अब वो फ़्लाइट का वेट करते वक़्त कुछ खाने के लिए चला जाता है और जब वो वापस आकर देखता है तो जो ऑटर था उसने उस बॉक्स में कुछ होल कर दिए थे और अपने आप को ज़ख्मी भी कर लिया था। तो इसलिए वो उस ऑटर को निकालता है, उसे साफ़ करता है, उस बॉक्स को भी साफ़ करता है और ऐसे वो अपनी जो फ़्लाइट है उसके लिए लेट हो जाता है बट फिर भी वो टाइम पर वहाँ पहुँच जाता है। अपनी फ़्लाइट में पहुँचने के बाद वो उस प्लेन की जो एयर होस्टेस है उसे बताता है कि जो एक ऑटर है वो उसके पास है और उसने खुद को हर्ट कर लिया है। तो ये सुनकर जो एयर होस्टेस है वो उससे कहती है कि वो उस एनिमल को अपने जो बॉक्स में से निकाल कर अपने लैब में रख सकता है। तो वो देखता है कि जो एयर होस्टेस है वो बहुत काइंड थी और उसे वो थैंक्स करना चाहता था। पर जैसे ही वो उस मिचबिल को बॉक्स में से निकालता है तो वो प्लेन में यहाँ वहाँ कूदना शुरू कर देता है। इससे उस फ्लाइट में जो लोग बैठे थे वो बहुत ही परेशान होते हैं और उन्हें ये भी समझ नहीं आता कि जो एनिमल है वो है क्या चीज़। एयर होस्टेस है वो सभी लोगों को शांत करवाती है और उस ऑर्डर को पकड़कर जो राइटर है उसे दे देती है। अब वो जो राइटर है वो उस होस्टेस का एयर होस्टेस का धन्यवाद करता है और वो सेफली है जो लंदन पहुंच जाते हैं। फिर लंदन में जाकर जो ऑटर है वो उसके घर में जो रहना शुरू कर देता है और वहाँ रहने का वो हैबिचुअल हो चुका था अब। और वो बहुत सारी जो गेम्स हैं वो खुद इन्वेंट कर रहा था अपने खेलने के लिए। जैसे कि वो मार्बल्स और बॉल्स के साथ खेलता था और जो उसका टूटा हुआ सूटकेस था उसे भी एज अ टॉय वो यूज़ कर रहा था। तो जब वो लंदन में होता है तो वहाँ के जो लोग हैं उस एनिमल को देख कर है क्या गेस लगाते हैं कि ये एनिमल है क्या, क्योंकि लोग उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे। तो कोई कहता है कि ये बेबी सील है, कोई कहता है बीवर है, कोई कहता है कि ये हिप्पो है। सबसे फ़नी इंसिडेंट है जो राइटर के साथ क्या हुआ था कि एक जो होल डिगर था वो राइटर और ऑटर को आते हुए देख रहा था। वो काफ़ी दूर से ही उन्हें देखना स्टार्ट कर देता है कि वो एनिमल आखिर है क्या चीज़। जब उसे समझ नहीं आता तो वो एंड में राइटर से पूछ लेता है कि ये चीज़ क्या है। तो इस पर है जो राइटर को बहुत हंसी आती है और यहीं जो चैप्टर है ख़त्म हो जाता है। मैडम राइट्स द बस। इस चैप्टर की कहानी बहुत ही सेंसिटिव है और ये कहानी एक 8 साल की बच्ची के बारे में है। इस कहानी में हम देखते हैं कि उस बच्ची का पहला जो बस जर्नी का एक्सपीरियंस होता है, जिससे कि उसकी इंट्रोडक्शन होती है वर्ड से। एक तो जो उसके विलेज के बाहर का जो वर्ड है उससे उसकी इंट्रोडक्शन होती है और दूसरी उसकी इंट्रोडक्शन होती है लाइफ और डेथ की मिस्ट्री से। और अपनी बस जर्नी के एक्सपीरियंस से वो सीखती है कि हमारी जो एक चीज़ को लेकर नॉलेज होती है और जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है उसमें काफ़ी अंतर होता है। जैसे कि वो देखती है कि जो उसे डेथ के बारे में तो पता था पर एक्चुअल में जब वो एक काऊ को मरा हुआ देखती है तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग बनती है डेथ को लेकर वो कुछ अलग एक्सपीरियंस होता है उसका। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक बच्ची का नाम बताया गया है वलियम में और उसे प्यार से कहते हैं वली। वो 8 साल की लड़की है जो कि बहुत ही क्यूरियस है अपने आसपास की चीज़ों को जानने के लिए। अब जो उसकी एक क्यूरियोसिटी है उससे उसकी एक डिज़ायर बनती है कि वो बाहर की दुनिया को देखना चाहती है, जो उसके विलेज के बाहर की दुनिया है वो उसके बारे में जानना चाहती है। अब उसकी गली में उसकी एज का एक भी बच्चा नहीं था तो इसलिए उसका कोई भी दोस्त नहीं था और अपना जो उसका फ्री टाइम होता था उसमें वो अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर बाकी जो लोग हैं स्ट्रीट में आने जाने वाले उन्हें देखती रहती थी और यही उसका फेवरेट पास टाइम था। वो इस चीज़ को भी उतना ही इंजॉय करती थी जितना कि बाकी बच्चे अपने खेलने को लेकर इंजॉय करते थे। और जब वो उस गली में खड़कर बाकी लोगों को देखती थी तभी वो उसने नोटिस किया कि उनके विलेज में एक बस आती है जो कि लोगों को टाउन तक लेकर जाती है। अब उस बच्ची को क्यूरियोसिटी बहुत थी उस बस के बारे में जानने की और जो लोग उसमें ट्रैवल करते हैं उनके बारे में जानने की। और जब भी कोई उसके सामने उस बस में ट्रैवल करने की बात उसे शेयर करता था तो वो इस चीज़ से बहुत ही जेलस होती थी कि उसे ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिली बस में ट्रैवल करने की। अब जो उसकी जो क्यूरियोसिटी है उसकी डिज़ायर में बदल गई थी।
उसकी एक इच्छा थी कि वो उस बस में सफ़र करे। अब इस चीज़ के लिए उसके लिए उस बस की जो इन्फॉर्मेशन होना है बहुत ज़रूरी थी। अब बहुत दिन और महीनों में उसने उस बस के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी कि उसके विलेज से लेकर टाउन तक जो जाने की पूरा डिस्टेंस है वो 6 माइल्स है, और उसे विलेज से टाउन तक पहुँचने के लिए 30 पैसे चाहिए, और वहाँ से वापस आने के लिए भी और 30 पैसे चाहिए। तो उसे टोटल है जो 60 पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो शुरू कर देती है अपनी जो मनी है वो कलेक्ट करना उस बस जर्नी के लिए। बहुत सारी टेम्पटेशन से अपने आप को दूर रखती है, बहुत सारे जो खिलौने वगैरह है वो नहीं खरीदती, वो अपने जो पैसे हैं वो इकट्ठा करके रखती रहती है, ताकि जो अपनी इच्छा है वो उसे पूरा कर सके, और जो उसकी लोगों के जानने के बारे में उसकी क्यूरियोसिटी है वो उसे भी फुलफ़िल कर सके। अब उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए थे कि वो टाउन तक है जा सकती थी, बस जर्नी का जो एक्सपीरियंस है अपना वो ले सकती थी। इसलिए वो एक स्प्रिंग डे को डिसाइड करती है, आफ्टरनून में वो बस में जाएगी। अब उसे इस बात का पता था कि जो उसकी मदर है, अगर वो उसे बताएगी तो वो उसे जाने नहीं देगी, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची थी, तो इसलिए उसे अकेले ट्रैवल नहीं करने दिया जाता था। और वो नोटिस करती है कि जो उसकी मदर है वो दोपहर के 1 बजे से लेकर 4 बजे तक वो सोया करती है। तो वो डिसाइड करती है वो इस टाइम में जो बस में सफ़र करेगी। अपने विलेज से टाउन जाएगी और टाउन से वापस विलेज आ जाएगी। अब जो टाइम लगता है उनके विलेज से टाउन जाने के लिए वो लगता है 45 मिनट्स, और वापस आने के लिए भी टोटल 45 मिनट्स है वो लगते हैं। तो पूरी कैलकुलेशन कर लेती है कि जब तक उसकी मदर उठेगी वो तब तक वापस आ जाएगी। तो इसलिए एक आफ्टरनून जब उसकी मदर सो जाती है तो वो बस के लिए अपने घर से निकल जाती है। और जो कंडक्टर था बस का, वो बहुत ही काइंड पर्सन था, और वो उसे मैडम कहकर बुलाता है। और वो चाहता है कि उसकी हेल्प करे बस में चढ़ने के लिए, पर वो कहती है कि मैं खुद से चली जाऊँगी, मैं अभी इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मतलब वो अपने आप को समझती है कि वो बहुत बड़ी है, कोई छोटी बच्ची नहीं है कि उसे लोगों की हेल्प चाहिए बस में चढ़ने के लिए भी। तो उसके बाद जो कंडक्टर है वो उसे टिकट देता है और उसे सीट पर बैठने के लिए बोलता है। और बस जैसे ही चलना शुरू करती है, तो वो लड़की है जो वो वहाँ जो बाहर का व्यू था, ब्यूटीफुल फील्ड्स थे, ग्रीन फील्ड्स और ट्रीज़ थे, उन सब चीज़ों को देखकर बहुत ही एक्साइटेड होती है, बहुत ही जो खुश है वो होती है इन सारी चीज़ों को देखकर। सीट पर बैठ कर है वो बाहर का जो व्यू है वो नहीं देख पा रही थी, इसलिए वो क्या करती है कि उस सीट के ऊपर है खड़ी हो जाती है। अब जो उस बस में लोग थे, काफ़ी कम लोग थे बस में, 6 टू 7 पीपल ओनली, वो उसे कहते हैं कि वो सीट पर है जो खड़ी ना हो, क्योंकि ऐसे वो गिर सकती है, और कंडक्टर भी उसे ये बात समझाने की कोशिश करता है, पर वो किसी की बात नहीं सुनती। फिर बाद में वो मान जाती है और नीचे बैठ जाती है सीट पर अपनी पर, क्योंकि कंडक्टर उसे बोलता है कि उसने पैसे दिए हैं तो वो खड़ी क्यों हो रही है, सीट पर उसे बैठ कर जाना चाहिए। अब उसके बाद एक लेडी चढ़ती है बस में, जो उस बच्ची को बहुत ही इरिटेटिंग लगती है, क्योंकि वो उससे कोई ना कोई सवाल करते जा रही थी। एंड जो कंडक्टर है वो आकर उसे समझाता है, और वो उनके साथ ही उन सब की बातों के साथ, जो वो उसके साथ मजाक कर रहे थे, उनके साथ है जो एंजॉय करना शुरू कर देती है, हंसना शुरू कर देती है। रास्ते में एक जो काऊ है वो बस के सामने से गुजर रही थी, तभी जो ड्राइवर है वो हॉर्न बजाता है उससे साइड करने के लिए, और वो साइड हो जाती है। ऐसा जो वली है उसे लगता है कि जो काऊ है वो क्रॉस कर गई है रोड, और वो बहुत खुश होती है सारी चीज़ों को देखकर। अब जब वो टाउन में पहुंचती है तो कंडक्टर उससे पूछता है कि क्या वो आगे टाउन में घूमना चाहती है, तो वो कहती है कि उसके पास इतने ही पैसे थे और वो इतना ही घूम सकती थी। अब वो सिर्फ अपने गाँव जाना चाहती है, सिर्फ उतने ही पैसे उसके पास बचे हुए हैं। तो उसके बाद जो कंडक्टर है वो उसे कुछ खाने पीने के लिए ऑफ़र करता है, पर वो उसके लिए भी मना कर देती है, वो 1 सेकंड के लिए भी उस बस से उतर कर नहीं जाती है। और वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपने आप को जो सँभाल कर रखती है, क्योंकि उसे डर होता है कहीं वो वहाँ लॉस ना हो जाए। तो वो जब बस दोबारा चलती है फिर कंडक्टर से टिकट लेती है अपने गाँव तक पहुँचने की। बस में दोबारा जब सफ़र करती है वो तो देखती है कि रोड पर है जो काऊ है वो मरी पड़ी है। तो वो सेम काऊ थी जो पहले उनकी बस के सामने आई थी। तो उसे इस चीज़ का मालूम होता है कि वो जो गाय है वो बची नहीं थी, वो उस बस से टकरा कर है जो मर गई थी। अब इस चीज़ को देखकर है वो बहुत ही उदास होती है, और इसी इंसिडेंट से उसे लाइफ और डेथ के बारे में है जो पता चलता है। इसके बाद जो बस है उसके गाँव पहुँच जाती है, और जब वो अपने घर पहुँचती है तो उसकी मदर है जो उसकी आंट के साथ बातें कर रही थी, पर उन्हें किसी को भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ से आई है, और वो बिना किसी के नॉलेज से अपनी जो जर्नी है उसे कंप्लीट कर लेती है और अपनी जो डिज़ायर है उसे पूरा कर लेती है। हमारा आज का चैप्टर है द सरमन एट बनारस। तो इस चैप्टर में हमें लॉर्ड बुद्धा और उनकी टीचिंग्स के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे लॉर्ड बुद्धा के बारे में, और सेकंड पार्ट में उनके फर्स्ट सरमन की जो स्टोरी है वो बताई गई है। तो सबसे पहले जानते हैं लॉर्ड बुद्धा के बारे में। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि जो लॉर्ड बुद्धा है उनका जो नाम था वो था सिद्धार्थ गौतमा, और वो नॉर्थ इंडिया के एक राज्य के राजकुमार थे। जब वे 12 साल के हुए तब उन्हें स्कूलिंग के लिए भेजा गया, और उन्होंने 4 साल में अपनी स्कूलिंग है वो कंप्लीट कर ली। उसके बाद उनकी मैरिज एक प्रिंसेस से होती है, और जिसके बाद उनका एक बेटा होता है।
और 10 इयर्स के लिए वो अपनी जो राजाओं की जैसी लाइफ है वो गुजारते हैं। जब उनकी एज 25 की होती है तब तक उन्हें दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता होता। तो एक दिन वे हंटिंग के लिए जाते हैं। तो तब उन्होंने जो 4 इंसिडेंट देखे, एक तो उन्होंने सिक मैन देखा, दूसरा ओल्ड मैन देखा, तीसरा डेड बॉडी देखी और चौथा उन्होंने एक मंक को देखा। इन सब को देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि इस दुनिया में कितनी सारी जो सफ़रिंग्स हैं, कितनी सारी सोरोस हैं, और इस चीज़ को वो अंडरस्टैंड करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना जो सब राज्य है वो छोड़कर एनलाइटमेंट की तलाश में जाएंगे। एनलाइटमेंट यानी कि जो स्पिरिचुअल नॉलेज होती है उसे गेन करने के लिए वो जाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने अपना जो राज्य है वो छोड़ दिया और 7 साल तक वो यहाँ वहाँ भटकते रहे। उसके बाद एक पीपल ट्री के नीचे जाकर वो बैठ के, जहाँ उन्हें 7 दिन के बाद है जो एनलाइटमेंट प्राप्त हुई। जिस ट्री के नीचे उन्हें एनलाइटमेंट गेन हुई थी उस ट्री को बोधि ट्री कहा जाने लगा, जिसका मीनिंग है ट्री ऑफ विजडम। उसके बाद उन्होंने अपनी जो नॉलेज है वो लोगों के साथ है शेयर करना शुरू कर दी और उन्हें बुद्धा कहकर बुलाया जाने लगा, जिसका मतलब था एनलाइटन या अवेकन, जिसे कि पूरी नॉलेज हो। अब उन्होंने जो अपना फर्स्ट सरमन है वो बनारस में दिया। और जो हमारी इस कहानी का सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, वो फर्स्ट सरमन की स्टोरी है। तो जानते हैं स्टोरी में क्या होता है। हम देखते हैं एक औरत होती है कीसा गौतमी नाम की। उसका एक ही बेटा था जो कि मर चुका है और वो बहुत दुखी है। वो सभी से जो हेल्प मांगती है कि कोई उसके बेटे को ज़िंदा कर दे, पर कोई भी है जो उसकी हेल्प नहीं कर पाता। सब कहते हैं कि वो पागल हो चुकी है। तो एक जो पर्सन है उसे मिलता है, तो वो कहता है कि वो उसे ठीक तो नहीं कर सकता, वो ऐसे पर्सन के बारे में उसे बता सकता है जो उसके बेटे को ठीक कर सकता है। तो वो उसे लॉर्ड बुद्धा के बारे में बताते हैं। उसके बाद वो औरत है जो बुद्धा के पास जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उनके बेटे को ठीक कर दिया जाए, ज़िंदा कर दिया जाए। तब लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि वो ऐसा कर देंगे, पर उसके लिए उन्हें एक मुट्ठी जो मस्टर्ड सीड है वो चाहिए और उसके लिए कंडीशन रखते हैं कि वो ऐसे घर से लेकर आए जहाँ कभी किसी की डेथ ना हुई हो। तो किस्सा गौतमी है वो बहुत खुश होती है इस बात को सुनकर और वो कहती है कि वो मस्टर्ड सीड ले आएगी। तो वो लोगों के घर जाती है, उनसे पूछती है मस्टर्ड सीड के लिए, तो सब देने के लिए तैयार होते हैं। पर वो जैसे ये बात कहती है कि आपके घर में कभी किसी की डेथ नहीं हुई तभी मैं ये लूँगी, तो लोग कहते हैं कि ऐसा तो जो पॉसिबल नहीं है और उसे उनके जो दुख है उन्हें दोबारा से याद नहीं करवाना चाहिए उन्हें, क्योंकि उनके घर में कभी ना कभी किसी न किसी की डेथ तो हुई थी। तो अब जो किस्सा गौतमी है उसे कहीं से भी है जो मस्टर्ड सीड है नहीं मिलते और अंधेरा हो जाता है। तब वो जो है समझ आती है कि हर किसी की लाइफ में जो कोई ना कोई सफरिंग है। उसके बाद जो लॉर्ड बुद्धा है वो समझाते हैं कि जो भी लोग हैं इस दुनिया में आए हैं, जिन्होंने बर्थ लिया है, उनके लिए जो डेथ है वो निश्चित है, उनकी डेथ होगी ही। चाहे वो यंग है, चाहे अडल्ट है, चाहे वो फूल है, चाहे विजडम है, सबको जो डेथ है वो आएगी। और जो सफरिंग्स है, सोरोस है, वो लाइफ का पार्ट है और इससे कोई भी बच नहीं सकता।